Decode presented by KEI Wires and Cables. विकसित भारत का विकसित वायर. Powered by Swaraj Tractors. नया स्वराज मेरा स्वराज. Co-powered by Mongia Steel, स्टील का बादशाह. इन एसोसिएशन विद चले ज्यादा और पैसे बचाए, इसीलिए अब से जो धोए वो धो डाला. सभी पशुपालकों की पसंद, देश का नंबर 1 कपिला पशु आहार. JK Tire, total control. नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डिकोड के इस 100वें एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको यह बताएंगे कि कैसे सिर्फ 100 एपिसोड्स में डिकोड न्यूज की दुनिया की नई क्रांति बन चुका है। लेकिन सबसे पहले आइए आज की खबरों को आपके लिए हर रोज की तरह डिकोड करते हैं। आज सबसे पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS की स्थापना के 100 वर्षों का विश्लेषण करेंगे। आपको बताएंगे कि एक ऐसा देश जो सैकड़ों वर्षों तक गुलाम रहा, उस देश में राष्ट्रीय चेतना के लिए संघ का योगदान कैसा रहा और कितना रहा। हमारे देश में विपक्षी पार्टियों ने हमेशा से संघ की आलोचना की है, लेकिन पिछले 100 वर्षों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भारत की सनातन संस्कृति की पहचान को बनाकर रखा है। आज हम राष्ट्र निर्माण में संघ की इस भूमिका को आपके लिए डिकोड करेंगे और आज चाहे संघ के आलोचक हों या संघ के समर्थक हों, सभी को यह विश्लेषण जरूर देखना चाहिए। इसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि कैसे भारत में अपराध करने का तरीका अब बदल रहा है। अपराधियों ने अब बंदूक छोड़कर स्मार्टफोन अपने हाथ में ले लिया है। पुराने जमाने में डकैती और लूट के मामले ज्यादा हुआ करते थे, लेकिन अब डिजिटल फ्रॉड और साइबर क्राइम के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। NCRB की नई रिपोर्ट बताती है कि वर्ष 2023 में डकैती और लूटपाट से ज्यादा साइबर अपराध के मामले दर्ज किए गए हैं। और आखिर में हम आपको ऑस्ट्रेलिया में हुए सनस्क्रीन घोटाले के बारे में बताएंगे। ऑस्ट्रेलिया में धूप से बचाने वाली 20 में से 16 क्रीम्स मानकों पर खरी नहीं उतरी। यह घोटाला भारत में भी हो सकता है, इसलिए आज हम आपको इसके बारे में सावधान करेंगे। आज एक खास दिन है। आप अपनी स्क्रीन पर यहां देख रहे होंगे कि क्या लिखा हुआ है। आज हमारा 100वां एपिसोड है, इसलिए आज की शुरुआत एक खास खबर से करते हैं। यह खबर हमारे देश और दुनिया के नहीं, बल्कि आपके और हमारे मजबूत रिश्ते की खबर है, हमारे परिवार की खबर है। आज डिकोड के 100 एपिसोड पूरे हो रहे हैं और हमारे और आपके इस रिश्ते की शुरुआत इसी साल 15 मई को देश के राष्ट्रीय चैनल दूरदर्शन पर हुई थी, जिसके माध्यम से हम देश के हर गांव और हर शहर तक पहुंच गए हैं, देश के हर परिवार तक पहुंच गए हैं। ये सिर्फ 100 एपिसोड नहीं है, इनमें सैकड़ों कहानियां हैं, हजारों अनुभव हैं और हमारे और आपके अटूट रिश्ते का ये एक पहला पड़ाव है। डिकोड नए भारत का एक नया न्यूज शो है, नए भारत का एक नया फैमिली न्यूज शो है, जो आपके और आपके परिवार के लिए बनाया गया है। और यह हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है, जिसमें हम आपको आपके समाज, आपके शहर, आपके देश और दुनिया में हो रहे बदलावों के बारे में हमेशा बताते हैं। साथ ही उन बदलावों में आपकी भूमिका के बारे में भी आपको सचेत करते हैं, आपको ऐसी न्यूज़ देते हैं जो आप यूज़ कर सकें। जैसे भारत डिजिटल क्रांति से गुजर रहा है, उसी तरह से डिकोड भी खबरों में एक नई क्रांति लेकर आया है और इसमें हमें आपका साथ, आपका भरोसा और आपका प्यार लगातार मिल रहा है, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे 100 एपिसोड्स को सिर्फ टीवी पर ही नहीं, बल्कि YouTube पर भी अभी तक करोड़ों व्यूज मिल चुके हैं। अब तक सिर्फ YouTube पर 23 करोड़ 32 लाख से ज्यादा दर्शकों ने हमें देखा है। भारत की आबादी लगभग 146 करोड़ है, यानी देश में औसतन हर 6 में से एक व्यक्ति ने डिकोड को YouTube पर जरूर देखा है।
अगर डिकोड के दर्शकों का अपना एक अलग देश होता तो वो दुनिया में भारत, चीन, अमेरिका, इंडोनेशिया और पाकिस्तान के बाद छठा सबसे बड़ा राष्ट्र होता, सबसे बड़ा देश होता। यूरोपियन यूनियन की जनसंख्या लगभग 45 करोड़ है, जिसमें 27 देश हैं और डिकोड के दर्शक करीब आधे यूरोप के बराबर हैं। यानी डिकोड अब सिर्फ एक न्यूज शो नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी ताकत बन चुका है। यह एक ऐतिहासिक सफलता है जो हमारी मेहनत पर आपके भरोसे का प्रमाण है। डिकोड में हर दिन, हर एपिसोड में हमारी यही कोशिश होती है कि आपको आसान भाषा में खबरों के साथ विस्तार से उसकी गहरी समझ भी मिले। 139 दिन, 100 एपिसोड, प्राइम टाइम पर सबसे तेजी से बढ़ने वाला शो, 23 करोड़ से ज्यादा दर्शकों का प्यार और आंकड़ों के जरिए आज इसका मतलब आपके सामने है। भारत में थिएटर में जाकर जिस फिल्म को सबसे बड़ी संख्या में लोगों ने देखा था, वो फिल्म थी वर्ष 1975 में आई शोले। शोले को उस समय करीब 15 करोड़ लोगों ने देखा था। पिछले 10 वर्षों की अगर हम बात करें तो वर्ष 2017 में आई फिल्म बाहुबली 2 को 10 करोड़ 77 लाख लोगों ने सिनेमा घरों में जाकर देखा था। और आज आपके प्यार ने डिकोड को खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा ब्लॉकबस्टर शो बना दिया है, जिसे 23 करोड़ व्यूज मिलने में सिर्फ 20 हफ्ते लगे हैं। 10 करोड़ यूजर्स तक पहुंचने में इंस्टाग्राम को लगभग 2 साल लगे थे और टिकटॉक को यह उपलब्धि हासिल करने में 9 महीने का समय लगा था। लेकिन इससे कम समय में ही 23 करोड़ व्यूज ये बता रहे हैं कि आपका यह पसंदीदा शो कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। आपके साथ लाइव बिताए गए ये 100 एपिसोड यानी 100 घंटे हमारे लिए बहुत खास हैं। 100 घंटों को अगर हम दिनों में बांट दें तो ये सिर्फ 5 दिन बनते हैं, लेकिन इन 5 दिनों के बराबर समय में आपका और हमारा रिश्ता कहां से कहां पहुंच गया, कितना मजबूत हो चुका है, ये आप भी महसूस करते होंगे। लेकिन ये आपके सामने लाए गए सिर्फ 100 एपिसोड्स की बात नहीं है। इन 100 एपिसोड्स के पीछे छिपी है सैकड़ों घंटों की मेहनत, लगन और परिश्रम, और आप तक खबरों को पूरी ईमानदारी से पहुंचाने और उन्हें आपके लिए सरल भाषा में डिकोड करने का संकल्प, जिसकी शुरुआत इस साल 15 मई को हुई थी। और उसी संकल्प ने सिर्फ 100 एपिसोड्स में हमें न्यूज़ के दर्शकों के बीच इतना लोकप्रिय बना दिया। डिकोड को इस मंजिल पर पहुंचाने वाले दर्शकों से यानी आप सबसे आज हम अपील करेंगे कि वो डीडी न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप अगर घर से बाहर हैं, गाड़ी में हैं, सड़क पर हैं, बाजार में हैं, जहां भी हैं, आप यूट्यूब पर अगर डीडी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आप हमें कभी भी देख पाएंगे, ताकि अगले 100 एपिसोड आते आते हम और आप मिलकर इसके बाद भी कई नए रिकॉर्ड बना सकें। डिकोड में हम आपके न्यूज़ के अनुभव को बेहतर करने के लिए लगातार एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं और हमने टेक्नोलॉजी के जरिए न्यूज़ दिखाने का जो तरीका है उसे बदला है। न्यूज़ देखने का आपका जो अनुभव है उसे भी हम शानदार बनाना चाहते हैं। डिकोड में हम सिर्फ खबरें नहीं दिखाते, बल्कि देश के समाज के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। पिछले 100 एपिसोड में हमने अपनी इस जिम्मेदारी को पूरी गंभीरता से निभाया है। देखिए, ब्रेकिंग न्यूज़ तो आपको सभी दिखाते हैं, मसालेदार खबरें पूरे मीडिया में आपको कहीं भी देखने को मिल जाएंगी, लेकिन वो खबरें जो आपकी ज़िंदगी से जुड़ी हैं, आपके समाज के लिए, आपके परिवार के साथ जुड़ी हुई हैं, उन खबरों को आप तक पहुंचाने के लिए ही हम यहां आए हैं डीडी के मंच पर। हमने समाज के उन पहलुओं को आपके सामने रखा जिन पर अक्सर कोई ध्यान नहीं देता। हमने बुजुर्गों पर एक स्पेशल आपको कैंपेन चलाया, जिसमें हमने बताया कि कैसे वो डिजिटल क्रांति में पीछे छूट रहे हैं और उनकी मदद करना देश के युवाओं की जिम्मेदारी है। और बुजुर्गों को उनके अधिकार भी बताए, ताकि उनकी अपनी संतान जब उनकी संपत्ति के लिए उनकी दुश्मन बन जाएं तो उन्हें कानूनी मदद मिल सके। ऐसे दौर में जब खबरें सिर्फ टीआरपी के आधार पर तय होती हैं, डिकोड एकमात्र ऐसा शो है जहां खबरों का आधार टीआरपी नहीं, बल्कि आम जनता का यानी आपका हित है। हमने देश की उन समस्याओं को उठाया जिन पर बोलना आसान नहीं है। पहाड़ों पर बादल फटने की घटनाओं के बाद हमने आपको बताया कि जब प्रकृति नाराज होती है तो अपनी नाराजगी कुछ इसी तरह दिखाती है। विकास और पर्यावरण के बीच एक संतुलन बनाना हमारे भविष्य के लिए कितना अहम है, ये डिकोड ने ही आपको समझाया। जब दिल्ली में स्ट्रे डॉग्स की बात चल रही थी
उस पर अपनी रिपोर्ट में हमने आपको दिखाया कि इंसानों के साथ साथ जानवरों के अधिकार भी कितने जरूरी हैं, क्योंकि एक आदर्श समाज की असली पहचान इसी से होती है कि वो अपने बेजुबान जानवरों को कैसे सुरक्षित रखता है। डिकोड में हम नॉर्थ ईस्ट की कहानियों को देश की मुख्य धारा में लेकर आए। मशहूर गायक जुबीन गर्ग के निधन के बाद हमने आपको दिखाया कि भारत का नॉर्थ ईस्ट सिर्फ संस्कृति में ही नहीं बल्कि देश की आत्मा में भी अपनी खास जगह रखता है। हमने आपको उन नए हीरोज से मिलवाया जिनकी कहानी अक्सर हेडलाइंस में नहीं आती, क्योंकि वो सेलिब्रिटीज नहीं हैं, वो फिल्म स्टार नहीं है। जैसे भारतीय रेलवे की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर से हमने आपको मिलवाया। उन्होंने पुरुष प्रधान समाज की सीमाओं को तोड़ा, अपनी पहचान बनाई। ये कहानियां अखबार के पहले पन्ने पर और हेडलाइंस में आपको नजर नहीं आएंगी, लेकिन डिकोड ने देश भर के ऐसे हीरोज को पहचाना और आप सबसे उनका परिचय करवाया। डिकोड युवाओं यानी जेन ज़ी का भी एक मंच है। हम सिर्फ ये नहीं बताते कि नेपाल और बांग्लादेश में युवा विद्रोह कर रहे हैं, हम ये भी बताते हैं कि भारत के युवा किस तरह से देश के भविष्य को लेकर अपनी एक सकारात्मक सोच रखते हैं और भारत के युवा कैसे अलग हैं। आपका स्वास्थ्य हमारे लिए हमेशा प्राथमिकता रखता है। हमने आपको दिखाया कैसे मोटापा कम करने वाली दवाइयों का इस्तेमाल करके लोगों के शरीर पर कितने सारे साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, लोगों की आंखों की रोशनियां जा रही हैं। पिछले 100 एपिसोड्स में हमने जनता यानी आपसे जुड़े हुए हर मुद्दे को डिकोड किया है, जिसे आपको मीडिया के प्राइम टाइम में देखना बहुत मुश्किल है। आज हमने ऐसी सभी रिपोर्ट्स को मिलाकर आपके लिए डिकोड का एक फ्लैशबैक ट्रेलर तैयार किया है, जिनमें हमने खबरों के साथ आपको उनका मतलब भी समझाया। हमने एक अलग रास्ता अख्तियार करने की कोशिश की है। हम अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं, दूरदर्शन की जिम्मेदारी को समझते हैं, और हमने ये पूरी कोशिश की कि इन 100 एपिसोड्स में हम और आप मिलकर एक नया परिवार बनाएं। और हम लगातार आपकी चिंता करते हैं, समाज की चिंता करते हैं, देश की चिंता करते हैं। हालांकि ये रास्ता आसान नहीं है, और आज के ज़माने में तो ये रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं है, क्योंकि हमारे देश में एक ताकत ऐसी भी है जो इस तरह के रास्ते पर चलने से लोगों को रोकती है। लेकिन आज सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए और समझिए कि कैसे हमने आपके साथ मिलकर एक नया रास्ता अख्तियार करने की कोशिश की है। आज से आप अपने घर में डिजिटल गुरु बन सकते हैं। आज से घर के युवा, घर के बच्चे हर रोज अपने 24 घंटे के दिन में से कम 10 मिनट अपने माता पिता या दादा दादी को स्मार्टफोन इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग दें। देश की बड़ी बड़ी टेक कंपनियों से हमारी अपील है कि वो बुजुर्गों के लिए फ्रेंडली एप्स बनाएं। हम आज ये नहीं कह रहे कि इनके लिए नया ठिकाना नहीं बनना चाहिए, इनके लिए नया घर नहीं बनना चाहिए, शेल्टर नहीं बनना चाहिए, लेकिन इन्हें भी सम्मान से जीने का अधिकार है, इन्हें भी सुरक्षित रहने का अधिकार है। ये आज अपनी बात नहीं कह सकते, ये आज सुप्रीम कोर्ट में अपना वकील ले जाकर खड़ा नहीं कर सकते। भारतीय रेलवे की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर सुरेखा यादव अपने पीछे एक ऐसा इतिहास छोड़कर जा रही हैं जो आने वाली पीढ़ियों को हमेशा रास्ता दिखाता रहेगा। इसलिए याद रखें, सपनों का कोई जेंडर नहीं होता। जो हिम्मत करता है वही अपने भविष्य का ड्राइवर बनता है, जैसे सुरेखा यादव। राजू की कहानी सोशल मीडिया की क्रांति की कहानी है। अब टैलेंट टीवी और फिल्मी पर्दे का मोहताज नहीं रहा। हर साल लाखों लोग छुट्टियों में पहाड़ों पर घूमने के लिए जाते हैं, लेकिन अब हिमालय पर्वत आपसे कहने लगा है कि अतिथि तुम कब जाओगे। आज पहाड़ों पर जंगलों की अवैध कटाई हो रही है। इन तस्वीरों को जरा देखिए, पेड़ों के तने आखिर कहां से आए हैं। आज से आप ये तय कीजिए कि आप अब स्वदेशी सामान ही खरीदेंगे। अमेरिका ने यह 50% टैरिफ लगाकर भारत के 146 करोड़ लोगों को बहुत बड़ी चुनौती दी है, और भारत के सभी लोग मिलकर मेड इन इंडिया की इस ताकत से अमेरिका को जवाब दे सकते हैं। नेपाल में युवाओं का विद्रोह दरअसल पॉलिटिकल सिस्टम को रीसेट करने के लिए किया गया है। युवाओं के लिए इतिहास की धारा बदलने के आधुनिक हथियार अब बंदूकें नहीं हैं, तलवारें नहीं हैं, बल्कि फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। आज लाखों लोग शोक व्यक्त करने के लिए आए हैं। वो सिर्फ जुबीन गर्ग के निधन का शोक नहीं मना रहे,
ये उस युग के खत्म होने का दुख उनके मन में है जो जुबीन गर्ग के साथ ही आज समाप्त हो गया। एक युग समाप्त हो गया। डिकोड के 100 एपिसोड्स में हमने सिर्फ आपको खबरें नहीं दिखाई हैं, बल्कि उन आवाज़ों को आपके सामने हम लेकर आए हैं जो अक्सर खबरों की भीड़ में कहीं दब जाती है। डिकोड के 100 एपिसोड्स के बाद अब हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के 100 वर्षों का विश्लेषण करेंगे, जिसकी शुरुआत आज कुछ सवालों के साथ शुरू करते हैं। पहला सवाल आपसे यह है, ध्यान से सुनिएगा, क्या हमारी संस्कृति में केक काटकर जन्मदिन मनाने की कोई परंपरा है? आज हमारे देश में लोग केक काटकर अपना जन्मदिन मनाते हैं। कभी आपने सोचा है कि ये तरीका कहां से आया है? जबकि हमारी संस्कृति में जन्मदिन पर लोग अक्सर पूजा पाठ करते हैं, यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, मंदिर जाते हैं। दूसरा सवाल, क्या हमारी संस्कृति में डाइनिंग टेबल पर खाने की कोई परंपरा रही है? आज हर घर में आपको खाने के लिए डाइनिंग टेबल मिल जाएगी, जबकि हमारे देश में जमीन पर बैठकर खाना खाने की परंपरा रही है। तीसरा सवाल, क्या हमारी संस्कृति में मैडम कहने की कभी कोई परंपरा थी? आज किसी अनजान महिला को बुलाने के लिए भी उसे जब हम इज्जत देने की कोशिश करते हैं तो मैडम शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। और मैडम शब्द फ्रांस का है, लेकिन आज हमारे देश में बोलचाल में, हिंदी की बोलचाल में भी हम इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। दरअसल हमारे देश में कई ऐसी परंपराएं आज लोगों की जीवन शैली का हिस्सा बन चुकी हैं जो बाहर से आई हैं, विदेशी संस्कृति से आई हैं, और हमने खुशी खुशी उन्हें अपना लिया है। जब कोई देश सदियों तक गुलाम रहता है तो उस देश के लोगों का अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा और अपनी पहचान से आत्मविश्वास कम होता चला जाता है। भारत 800 वर्षों तक गुलाम रहा। पहले लगभग 600 वर्षों तक हमारे देश में मुस्लिम शासक रहे जो बाहर से आए थे, दूसरे धर्म के लोग थे। उसके बाद करीब 200 वर्षों तक अंग्रेजों का शासन रहा, ये भी बाहर से आए थे और ये ईसाई थे। आज से लगभग 800 वर्ष पहले जब हमारे देश में मुस्लिम शासन की शुरुआत हुई इस्लाम के नाम पर, उस समय भारत में हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म के लोग रहा करते थे। बस यही धर्म थे, इसमें से भी ज्यादातर हिंदू थे। मुसलमान आक्रमणकारियों के बाद जब भारत में अंग्रेजों का शासन शुरू हुआ तो एक अनुमान के मुताबिक हमारे देश की लगभग 85% आबादी हिंदू थी और बाकी 15% आबादी में 10% से ज्यादा मुस्लिम आबादी हो चुकी थी। कहां एक जमाने में 100% के आसपास आबादी हमारी हिंदू आबादी हुआ करती थी। आज हमारे देश में मुस्लिम आबादी 14% से ज्यादा है। इस तरह जब कोई देश सदियों तक गुलाम रहता है तो उसकी आबादी बदल जाती है, डेमोग्राफी बदल जाती है, और किसी राष्ट्र के लिए सबसे जरूरी होता है एकता, अखंडता और अपना आत्मसम्मान। आज हम आपको यह बताने वाले हैं कि कैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस ने अपनी 100 साल की इस यात्रा में भारत की एकता और अखंडता के लिए एक बड़ी भूमिका निभाई है। ऐसा भारत जो सैकड़ों वर्षों से गुलाम रहा, जिसे अब अपनी ही पहचान पर शक होने लगा था। आज हमारे देश में मोदी सरकार को अक्सर आपने देखा होगा कहा जाता है कि ये एक राष्ट्रवादी सरकार है। क्या आपने सोचा कि ये राष्ट्रवाद का जो नाम है, ये जो सोच है, ये कहां से आई? जब भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था उस समय आरएसएस ने इस राष्ट्रवाद की नींव रखी थी। सच्चाई तो यह है कि 800 वर्षों की गुलामी ने भारत की आत्मा को तोड़कर रख दिया था, कमजोर बना दिया था। यह वो दौर था जब भारत के बहुसंख्यक यानी भारत की हिंदू आबादी अपनी पहचान पर गर्व करने के बजाय उसे लेकर ग्लानि का भाव रखने लगी थी। लेकिन संघ ने उस गुलामी की मानसिकता पर चोट करके हिंदुओं को जगाने का काम किया। संघ ने भारत की उस आत्मा को फिर से हिंदुत्व की संजीवनी दी। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का सबसे बड़ा संगठन बन चुका है। लेकिन वर्ष 1925 में जब डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने संघ की स्थापना की, तब उनका यह कहकर मजाक उड़ाया जाता था कि हिंदुओं को संगठित करना संभव ही नहीं है, हिंदुओं को एक किया ही नहीं जा सकता। हिंदुओं को संगठित करना वैसा ही है जैसा एक तराजू पर मेंढक को तोलना।
लेकिन संघ की 100 साल की इस गौरवशाली यात्रा ने इन सभी सवालों पर पूर्ण विराम लगा दिया। आज यूनान, मिस्र और रोम जैसी प्राचीन सभ्यताएं खत्म हो चुकी हैं, लेकिन सदियों की गुलामी के बावजूद आज भी भारत की सनातन संस्कृति जिंदा है और इसमें आरएसएस की एक बड़ी भूमिका मानी जाएगी। आरएसएस ने भारतीय संस्कृति की न केवल रक्षा की बल्कि इसका पुनर्जागरण किया। दुनिया में कई समाजसेवी संस्थाएं हुई हैं, लेकिन संघ पूरे विश्व में एकमात्र ऐसा संगठन है जिसने सामाजिक कल्याण के साथ भारत को एक सांस्कृतिक पहचान देने का काम किया। संघ के आज 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं। 27 सितंबर 1925 को, आज ही के दिन, आरएसएस की 27 सितंबर 1925 को आरएसएस की स्थापना हुई थी और स्थापना के 100 साल पूरे होने पर आज दिल्ली में आरएसएस का शताब्दी समारोह आयोजित किया गया और इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने आरएसएस के योगदान से जुड़ा एक डाक टिकट और सिक्का जारी किया। 100 रुपए के सिक्के में एक तरफ राष्ट्रीय चिन्ह बना हुआ है और दूसरी तरफ इस पर भारत माता और स्वयं सेवक की तस्वीर छपी है। हमारे देश में आजादी के बाद पहली बार भारत माता की तस्वीर वाला कोई सिक्का जारी किया गया है। आरएसएस की स्थापना विजयदशमी के दिन की गई थी और आज प्रधानमंत्री मोदी ने विजयदशमी के दिन संघ की स्थापना के महत्व और आज संघ क्यों जरूरी है इसके बारे में बताया। उन्होंने देश में बदलती हुई डेमोग्राफी का भी जिक्र किया, जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है। तो सबसे पहले आप सुनिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने आज इस विषय पर क्या कहा है। कल विजयादशमी का महापर्व है। अन्याय पर न्याय की जीत, असत्य पर सत्य की जीत, अंधकार पर प्रकाश की जीत। विजयादशमी भारतीय संस्कृति के इस विचार और विश्वास का कालजयी उद्घोष है। ऐसे महान पर्व पर 100 वर्ष पूर्व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना ये कोई संयोग नहीं था। ये हजारों वर्षों से चली आ रही उस परंपरा का पुनरुत्थान था, जिसमें राष्ट्र चेतना समय समय पर उस युग की चुनौतियों का सामना करने के लिए नए नए अवतारों में प्रकट होती है। इस युग में संघ उसी अनादि राष्ट्र चेतना का पुण्य अवतार है। जब हमारे युवाओं के लिए नए नए सेक्टर्स में नए अवसर बन रहे हैं, जब ग्लोबल डिप्लोमेसी से क्लाइमेट पॉलिसीज तक भारत विश्व में अपनी आवाज बुलंद कर रहा है, तब आज के समय की चुनौतियां अलग है, संघर्ष भी अलग है। दूसरे देशों पर आर्थिक निर्भरता हमारी एकता को तोड़ने की साजिश है। डेमोग्राफी में बदलाव के षड्यंत्र। एक प्रधानमंत्री के नाते मैं नम्रतापूर्वक कहूंगा कि मुझे बहुत संतोष है कि हमारी सरकार इन चुनौतियों से तेजी से निपट रही है। वहीं एक स्वयंसेवक के नाते मुझे ये भी खुशी है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने न केवल इन चुनौतियों को पहचान की है, बल्कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए ठोस रोड मैप भी बनाया है।
अक्सर ये कहा जाता है कि किसी देश को मिटाना हो, किसी राष्ट्र को मिटाना हो तो उसकी संस्कृति और पहचान को मिटा दो। वर्ष 1947 से पहले लगभग 800 वर्षों तक हमारे देश पर दूसरे धर्मों के लोगों का शासन रहा। पहले करीब 600 वर्षों तक मुस्लिम शासक रहे जो बाहर से आए थे। उसके बाद लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेजों का शासन रहा जो ईसाई धर्म के थे। और 800 वर्षों की गुलामी के दौरान भारत की संस्कृति और पहचान को बार बार मिटाने की कोशिश की गई। बार बार इसे निशाना बनाया गया। आज़ादी के बाद भी भारत की बहुसंख्यक आबादी यानी हिंदुओं की जो आबादी थी उसकी संस्कृति पर हमले होते रहे, उसकी सोच पर हमले होते रहे, उसकी पहचान पर हमले होते रहे। वर्ष 1947 के बाद लगभग 67 वर्षों तक लगातार हमारे देश में एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया गया जिसमें हिंदुओं और उनकी पहचान को दूसरे दर्जे की पहचान यानी सेकंड क्लास का नागरिक माना जाने लगा। गंगा जमुनी तहजीब के नाम पर हिंदुओं पर अपने ही धर्म का पालन न करने का एक अजीब सा मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया गया। वर्ष 1976 में इंदिरा गांधी के समय संविधान में 42वां संशोधन करके संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द अलग से जोड़ दिया गया। हिंदू संस्कृति की उपेक्षा करने के लिए धर्मनिरपेक्षता शब्द एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया और इस देश के हर हिंदू को यह समझाया गया कि इसे धर्मनिरपेक्ष बनाए रखने की जिम्मेदारी इस देश के बहुसंख्यक हिंदुओं की है, बाकी किसी की नहीं। हिंदू त्योहार जैसे होली, दिवाली और करवा चौथ के बारे में नकारात्मक बातें फैलाई गई। माथे पर तिलक लगाना, सूर्य नमस्कार करना, मंदिरों में पूजा पाठ करना, यहां तक कि योग करना, ये सब भारतीय संस्कृति की पहचान रहे हैं, लेकिन इन्हें पिछड़ेपन कहकर बदनाम किया गया, इन्हें अंधविश्वास बताया गया। यह कहा गया कि पढ़े लिखे लोगों को यह सब नहीं करना चाहिए। ऊंचे संवैधानिक पदों पर जो लोग हैं उन्हें नहीं बताना चाहिए कि वो हिंदू धर्म में विश्वास करते हैं। ऐसे हिंदू विरोधी इकोसिस्टम को ध्वस्त करने का काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किया। क्या आपने कभी कल्पना की है कि अगर 100 वर्ष पहले संघ की स्थापना न की गई होती तो आज हमारा देश किस हाल में होता? आज अगर आरएसएस न होता तो हिंदुओं के मन में अपने धर्म और संस्कृति के प्रति ऐसा आत्मविश्वास पैदा ना होता। पश्चिमी और विदेशी विचारधाराएं पूरी तरह से हमारी आने वाली पीढ़ियों पर हावी हो चुकी होती और शिक्षा और संस्कृति में भारतीयता पूरी तरह से शायद मिट चुकी होती। आज आरएसएस के करीब 52 संगठन हैं। ये अलग अलग संगठन शिक्षा, कृषि, समाज कल्याण, आदिवासी कल्याण और महिला सशक्तिकरण जैसे कई क्षेत्रों में काम करते हैं। आज आपको आरएसएस की 5 उपलब्धियां मैं बताना चाहूंगा। पहला, हिंदुओं का या कह लीजिए कि हिंदुत्व का पुनर्जागरण। संघ ने अपनी शाखाओं के माध्यम से हिंदुओं को संगठित करने के साथ साथ उन्हें अपनी संस्कृति के प्रति जागरूक बनाने का काम किया, अपनी संस्कृति पर फिर से गर्व करना सिखाया। आज देश भर में आरएसएस की 83,000 से ज्यादा शाखाएं हैं जो देश में हिंदू सभ्यता और संस्कृति का प्रचार कर रही हैं। इसकी सबसे मजबूत बात यह है कि संघ के जो फुटप्रिंट्स हैं वो आज हर राज्य में हैं और लगभग देश के हर परिवार तक संघ की पहुंच है। दूसरा, राष्ट्रवाद की राजनीति। भारत में राष्ट्रवाद की राजनीति की शुरुआत संघ ने ही की। वर्ष 1951 में संघ की प्रेरणा से जनसंघ का निर्माण हुआ और फिर 1980 में जनसंघ से जुड़े लोगों ने ही भारतीय जनता पार्टी का गठन किया और आज संघ का राष्ट्रवाद ही बीजेपी की पहचान है और बीजेपी की नींव है। संघ ने भारत को 2 प्रधानमंत्री दिए। 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार प्रधानमंत्री बने और पहली बार इस विचारधारा का कोई नेता अपनी सरकार के साथ आया। फिर 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और ये दोनों प्रधानमंत्री संघ के स्वयंसेवक रह चुके हैं। तीसरा, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। संघ ने, धर्म को छोड़ दीजिए, आप धर्म की बात थोड़ी देर के लिए अलग रखते हैं, संघ ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का एक आंदोलन चलाया। राम मंदिर जिसे लेकर 500 वर्षों से संघर्ष चल रहा था, जो कि हर हिंदू की इच्छा थी, उसे संघ ने ही एक जन आंदोलन में तब्दील कर दिया, जिसकी वजह से 500 वर्ष के संघर्ष के बाद अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ। चौथा, सांस्कृतिक शिक्षा के क्षेत्र में योगदान। संघ के विद्या भारती के तहत
देश भर में 12,700 से ज्यादा स्कूल चलाए जाते हैं, जहां लगभग 32 लाख छात्र पढ़ाई करते हैं और उन्हें पढ़ाने के लिए करीब 1.5 लाख शिक्षक भी हैं। 5वां, सामाजिक कल्याण। आरएसएस का एक संगठन सेवा भारती देश भर में 35,000 से ज्यादा सामाजिक कार्यक्रम चलाता है। यह संगठन देश भर के गरीबों, बुजुर्गों और अनाथों की मदद के लिए काम करता है और आज आरएसएस के लगभग 1 करोड़ स्वयंसेवक हैं। देश में जब भी बाढ़ और सूखा जैसी कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो संघ के स्वयंसेवक सबसे पहले लोगों की मदद करने के लिए पहुंचते हैं। कोविड के समय में भी आपने देखा होगा कि संघ के जो स्वयंसेवक हैं उन्होंने निस्वार्थ भाव से देश की सेवा की थी, बदले में कुछ नहीं मांगते। आरएसएस में हर स्वयंसेवक को एक सीख दी जाती है। कहा जाता है, मुंह में शक्कर और पांव में चक्कर, यानी मीठा बोलिए और लगातार काम करते रहिए, बैठिए मत। राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रवाद के लिए संघ ने हमेशा से काम किया है। वर्ष 1962 में जब भारत का चीन के साथ युद्ध हुआ, उस समय आरएसएस के स्वयंसेवकों ने भारतीय सेना की भी मदद की और आरएसएस की सेवा से प्रभावित होकर तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1963 की गणतंत्र दिवस की परेड में संघ को आमंत्रित किया और उस समय 3,000 स्वयंसेवकों ने गणतंत्र दिवस की परेड में हिस्सा भी लिया था। तस्वीरें आपके सामने हैं। पिछले 100 वर्षों में आरएसएस के खिलाफ कई बार राजनीतिक साजिशें हुई हैं। उन पर 3 बार प्रतिबंध लग चुका है, लेकिन सभी चुनौतियों और मुश्किलों का सामना करते हुए यह संगठन लगातार मजबूत होता गया। प्रधानमंत्री मोदी ने आज संघ के शताब्दी समारोह में यह कहा कि कैसे जब भी देश पर कोई संकट आया तो आरएसएस ने हमेशा उस पर काम किया। 1984 सिखों के खिलाफ जो कत्लेआम चलाया गया था, अनेक सिख परिवार संघ के स्वयंसेवकों के घरों में आकर के आश्रय ले रहे थे। यह स्वयंसेवकों का स्वभाव रहा है। साथियों, एक बार पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम चित्रकूट गए थे। वहां उन्होंने नानाजी देशमुख जिस कार्य को कर रहे थे उस आश्रम स्थान को देखा था, वहां के सेवा कार्य देखे, वो हैरान रह गए थे। उसी प्रकार से पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भी जब नागपुर गए तो वो भी संघ के अनुशासन, संघ की सादगी उसको देखकर बहुत प्रभावित हुए थे। साथियों, आज भी आप देखें, पंजाब की बाढ़, हिमाचल उत्तराखंड की आपदा, केरल के वायनाड की त्रासदी, हर जगह स्वयंसेवक सबसे पहले पहुंचने वालों में से एक रहते हैं। और आज भी आरएसएस गांव-गांव जाकर लोगों को भारत की सभ्यता और संस्कृति के प्रति जागरूक कर रहा है। हमारे देश की परंपराओं, हमारे धर्म ग्रंथ और पौराणिक घटनाओं पर गर्व करने के लिए आज भी संघ आपको और आपके बच्चों को प्रेरित करता है। लेकिन हमारे देश का विपक्ष, हमारे देश में एक लॉबी है जो लगातार आरएसएस पर हमला करती आई है, आरएसएस के कामकाज के तरीके पर सवाल खड़े करती आई है, आरएसएस की सोच पर सवाल खड़े करती आई है। और एक ये जो लॉबी है हमारी, इसने हमेशा आरएसएस की नीतियों की आलोचना की है। लेकिन आरएसएस को अगर आपको ठीक से समझना है तो आपको भारत को ठीक से समझना होगा, आपको भारत की सोच को ठीक से समझना होगा। और याद करके मैंने शुरुआत में भी आपसे कहा कि एक ऐसा देश जो लगभग 800 वर्षों से गुलाम रहा है, गुलाम भी किन का? 2 अलग अलग बाहर से आए धर्म के लोगों का गुलाम। पहले मुस्लिम आक्रमणकारियों का गुलाम, जिसने हिंदुओं को लगातार परेशान किया, उनकी पहचान को मिटाने की कोशिश की। और उसके बाद 200 वर्षों तक अंग्रेज, वो भी एक दूसरे धर्म से आए, ईसाई धर्म से आए। ऐसे समय में भारत के जो लोग थे, आज़ादी के बाद हमारा जो समाज था, वो अंडर कॉन्फिडेंट थे। अपनी पहचान पर उन्हें शक होने लगा था, खुलकर कह नहीं पाते थे कि उनके मन में क्या चल रहा है, और वो बहुसंख्यक होने के बावजूद अल्पसंख्यक जैसा महसूस करते थे। और ऐसे समय में जब संघ के लोग आए, उनके कार्यकर्ता आए, तो उन्होंने वापस से इस आबादी के मन में वो विश्वास पैदा किया। संघ के बाद अब हम पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की बात करेंगे, जहां पाकिस्तानी सेना के खिलाफ वहां की जनता ने विद्रोह शुरू कर दिया है। आज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की जनता ने सरेआम
सड़क पर पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर हमला कर दिया और उन्हें पीओके के कई इलाकों से बाहर भगा दिया। इस तस्वीर को देखकर आप प्रदर्शनकारियों के गुस्से का अंदाजा लगा सकते हैं। आपको समझ में आएगा कि जो लोग इस समय पीओके में रह रहे हैं वो कितने परेशान हो चुके हैं और अपने ही इलाके से वो अब पाकिस्तान के सुरक्षा बलों को भगा देना चाहते हैं। पाकिस्तान की सरकार ने इस्लामाबाद से खास तौर पर 3000 जवानों को पीओके में प्रदर्शनकारियों पर काबू करने के लिए भेजा था, जिनकी फायरिंग में पिछले 48 घंटों में 12 लोगों की मौत हो चुकी है, 150 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। पाकिस्तान ने पीओके में इंटरनेट बंद कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी वहां से अब रिपोर्टिंग नहीं कर नहीं पा रहा है। इसलिए पीओके में मरने वालों और घायलों का जो सही आंकड़ा है वो किसी के पास नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि मरने वालों की संख्या, घायलों की संख्या इससे कहीं ज्यादा होगी, लेकिन वहां से खबरें अभी आ नहीं रही। पीओके के प्रदर्शनकारी सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें भी शेयर कर रहे हैं जिसमें उन्होंने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के कई जवानों को बंधक बनाने का दावा किया है। अब पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर इस बात की चर्चा हो रही है कि जिस तरह से पाकिस्तानी सेना ने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में आत्मसमर्पण किया था, उसी तरह से इस साल 2025 में पाकिस्तान के सुरक्षा बल पीओके में सरेंडर कर रहे हैं। पाकिस्तान के सुरक्षा बलों की क्या हालत है पीओके में, उसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो लोग रहते हैं, जो वहां की जनसंख्या है, वो भी इस्लाम को ही मानते हैं, वो भी मुसलमान हैं। लेकिन देश यहां पर जो कुछ हो रहा है, दुनिया के जितने भी मुस्लिम देश हैं जो इस्लाम को मानने वाले लोग हैं, जो मुस्लिम ब्रदरहुड की बात करते हैं, उन्हें पीओके के मुसलमानों पर जो अत्याचार हो रहा है ये दिखाई नहीं दे रहा। इन मुसलमानों की आवाज कोई नहीं उठा रहा। अब आपको पीओके से आई आज की दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। आज वहां की जनता ने एक पुल पर रखे हुए कंटेनर को उठाकर नदी में फेंक दिया। पाकिस्तान के सुरक्षा बलों ने ये कंटेनर्स आज सुबह पुल पर इसलिए लगाए थे ताकि प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोका जा सके, पर सैकड़ों की भीड़ ने इन कंटेनर्स को ऐसे उठाया जैसे वो कोई खिलौना हो और उन्हें पुल से नीचे बहती हुई नदी में फेंक दिया। पाकिस्तान में सड़कों को जैम करने के लिए, प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए अक्सर इसी तरह के कंटेनर्स का इस्तेमाल किया जाता है। असल में सुरक्षा बलों की गोलियों से घायल होने के बाद वहां के लोगों का गुस्सा बेकाबू हो गया और उसका नतीजा अब आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पाकिस्तान की सरकार पीओके को आज़ाद कश्मीर कहती है, हालांकि वहां मौजूद प्रदर्शनकारी ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानी सुरक्षा बल उनके साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार कर रहे हैं और उनकी जान ले रहे हैं। अब आप पीओके में प्रदर्शन कर रहे लोगों के ये बयान सुनिए, उनका ये दर्द आज महसूस कीजिए। ये डायन बन चुकी है, डायन अपने बच्चों को खाती है। ये रियासत जो है इस वक्त अपने बच्चों को, अवाम को मारने पे तुली हुई है, लिहाजा ये मारेगी भी और उसकी आवाज कहीं बाहर न जाए, इसलिए उन्हें मीडिया भी बंद कर। जिसको तुम 100 कार्ड आजाद कश्मीर कहते हो, ये आजाद नहीं है, ये तुमने इसको पाबंद करके रखा हुआ है, लोगों की तमाम आवाजों को बंद करके रखा है और तुम ढोंग रचा रहे हो जनाब। ये खित्ता हमने आजाद करके रखा है। ये मोर्चा बहुत आम है, हमने इस मोर्चे को संभालना है, हर सूरत संभालना है। अगर जान की कीमत देकर भी संभालना पड़ा तो हमने संभालना है। ये हमारी जिम्मेदारी लग गई है। और हाँ, हमारे ऊपर से गाड़ियां गुजर जाए, हमारी लाशों से गाड़ियां गुजर के चली जाए तो और बात है, लेकिन हमारे जीते जी ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस लम्हे में तुम जिंदा हो वो लम्हा तुमसे जिंदा है। ये वक्त फिर नहीं आएगा, ये वक्त फिर नहीं आएगा। इसलिए क्या करना है, तुम अपनी करनी कर जाओ, तुम अपनी करनी कर जाओ, जो होगा देखा जाएगा। पीओके की आवामी एक्शन कमेटी ने 38 मांगों को लेकर 29 सितंबर को हड़ताल और प्रदर्शन की शुरुआत की थी और उसके बाद हर दिन वहां की सड़कों पर ये प्रदर्शन और ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं और इनका विरोध और भी ज्यादा आक्रामक हो रहा है। लेकिन आज हम
दुनिया भर के मुस्लिम देशों से ये कहना चाहेंगे, पश्चिमी देशों से ये कहना चाहेंगे, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तक ये बात पहुंचाना चाहेंगे कि इन सब लोगों को पीओके से आने वाली इन तस्वीरों को देखना चाहिए। मानव अधिकारों का कैसे हनन वहां पर हो रहा है, कैसे सरेआम लोगों की हत्याएं की जा रही हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि पाकिस्तान इस इलाके को आज भी आज़ाद नहीं करना चाहता, इसे अपने कब्जे में रखना चाहता है। इसीलिए ना वहाँ पर विकास हो रहा है, न लोगों को बुनियादी सुविधाएं मिल रही हैं। लोग ये प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके बच्चों के लिए स्कूल बने, अस्पताल बने, सड़कें बनाई जाएं, विकास हो, वहाँ के लोगों की आमदनी बढ़े। आज वहाँ पर लोगों के पास खाने के लिए आटा तक नहीं है। क्या दुनिया भर के जो मुस्लिम देश हैं, जो मुस्लिम ब्रदरहुड की बात करते हैं, वो ये नहीं समझते कि इस इलाके में रहने वाले जो मुसलमान हैं, क्या ये सच्चे मुसलमान नहीं हैं? क्या ये लोग इस्लाम को नहीं मानते? क्या यहाँ पर इस्लाम उन्हें ख़तरे में नज़र नहीं आ रहा? इसलिए हम कहेंगे कि मुस्लिम देशों को भी हस्तक्षेप करना चाहिए, और जो पश्चिमी देश हैं, जो लगातार लोकतंत्र की बात करते हैं, मानवाधिकार की बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, आज उन्हें इन इलाकों के बारे में भी, इन लोगों के बारे में भी कोई ना कोई बयान तो जारी करना चाहिए। उनकी इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं मानव अधिकारों वाली, उनके कुछ लोगों को ज़रा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में भेजें, यहाँ से भी उन्हें कोई रिपोर्ट बनाकर दुनिया के सामने पेश करनी चाहिए कि यहाँ पर लोगों का क्या हाल हो रहा है। पाकिस्तान अपनी आर्थिक कंगाली से संघर्ष कर रहा है। अब देखिए दूसरी तरफ भारत में क्या हो रहा है। अब भारत की अर्थव्यवस्था का एक ट्रेलर आपको दिखाते हैं। आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई के गवर्नर ने क्रेडिट पॉलिसी पेश की है। इस बार की पॉलिसी में ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हर 2 महीने पर क्रेडिट पॉलिसी के जरिए आरबीआई देश को बताता है कि देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति इस समय क्या है और आगे कैसी स्थिति रहने की संभावना है। तो आज हम आपको बताते हैं कि आपके देश की आर्थिक स्थिति अभी क्या है और आगे क्या होने वाला है। आज की क्रेडिट पॉलिसी में आरबीआई ने 2 सबसे अच्छी बातें बताई हैं। पहली, आगे चलकर महंगाई में और कमी आएगी। खुदरा महंगाई, जो कि सब्जी, फल और अनाज जैसे आम लोगों की जरूरतों से जुड़ी हुई है, ये खुदरा महंगाई घटकर 3% से भी नीचे आ सकती है। और दूसरी बात, देश की अर्थव्यवस्था में विकास की रफ्तार अभी और तेज होगी। आरबीआई ने इस साल के लिए देश की जीडीपी का जो विकास का अनुमान है वो 6.5% से बढ़ाकर 6.8% कर दिया है। जीडीपी ग्रोथ रेट जिसे आप कहते हैं, तो जीडीपी का विकास दर अब 6.8% है। इन आंकड़ों से साफ होता है कि आज पूरी दुनिया में भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से बढ़ रही है। इसलिए भारत में लगातार विदेशी निवेश आ रहा है और इस साल जुलाई में जो विदेशी निवेश आया वो पिछले 38 महीनों में सबसे ज्यादा है। जुलाई के बाद 94,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का विदेशी निवेश आया था। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत पर 50% टैरिफ लगाने और हमारे देश में जीएसटी सुधार लागू होने के बाद ये आरबीआई की पॉलिसी आई है। आरबीआई का मानना है कि 50% टैरिफ से एक्सपोर्ट में जरूर थोड़ी सी नरमी आ सकती है, थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन घरेलू मांग में लगातार वृद्धि हो रही है, जिसकी वजह से हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो तेजी से आगे बढ़ती रहेगी। पैसे की बात कर ली, अब उनकी बात करते हैं जो आपके पैसे को लूटने में लगे हैं। और इसलिए अब भारत में अपराध के बदलते तरीकों के बारे में आपको बताते हैं। पुराने ज़माने में जब आपका पैसा लूटा जाता था तो कोई डकैती करता था, लूटपाट की जाती थी और कभी कभी आपके घर में घुसकर चोर सामान उठाकर ले जाते थे, ताले तोड़ लिए जाते थे। लेकिन अब डिजिटल फ्रॉड और साइबर क्राइम के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। देश में अपराध अब सड़कों के बदले सीधे आपके मोबाइल फोन और बैंक अकाउंट्स तक पहुंच गया। अब आपके घर का ताला कोई नहीं तोड़ेगा। अब आपके घर में चोर जो घुसकर आते थे चोरी करने के लिए, उनकी संख्या कम होती जा रही है और आपके मोबाइल फोन का ताला तोड़कर जो लोग आपका बैंक अकाउंट खाली कर देते हैं दूर बैठे, उनकी संख्या बढ़ रही है। एनसीआरबी का मतलब होता है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। इसकी नई रिपोर्ट कहती है कि वर्ष 2023 में डकैती और लूटपाट को मिलाकर 30,000 से ज्यादा घटनाएं हुई, लेकिन इसी दौरान साइबर क्राइम के मामले 86,000 से ज्यादा रहे। तो अब आप देख लीजिए, पहले जमाने की जो चोरी चकारी की घटनाएं होती थी, डकैती की घटनाएं होती थी, वो तो हुई हैं 30,000,
लेकिन साइबर क्राइम की घटनाएं हुई हैं 86,000, यानी 3 गुना ज्यादा मामले साइबर क्राइम के बढ़ गए, ज्यादा हैं। अब अपराधियों का सबसे बड़ा हथियार बंदूक नहीं है, बल्कि मोबाइल फोन और इंटरनेट है, और इसी हथियार से वो आपको डिजिटल फ्रॉड और साइबर क्राइम का शिकार बना रहे हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलुरु साइबर अपराध के मामलों में देश में पहले नंबर पर है। 2023 में बेंगलुरु में साइबर अपराध के 17,000 से ज्यादा मामले दर्ज हुए, जो वर्ष 2022 से 77% ज्यादा है। सोचिए, सिर्फ एक साल में बेंगलुरु में जितने साइबर अपराध के मामले दर्ज हुए, वो देश के अगले 18 बड़े शहरों के कुल मामलों से भी ज्यादा है। एक तरफ अकेला बेंगलुरु है और दूसरी तरफ देश के दूसरे 18 शहर हैं। यह रिपोर्ट कहती है कि देश भर में साइबर अपराध सिर्फ एक साल में ही 31% बढ़ गए हैं, और हर 10 में से 7 मामले सिर्फ धोखाधड़ी यानी फ्रॉड से जुड़े हुए हैं। यानी अब कोई लुटेरा नकाब पहनकर आपके घर में नहीं घुसेगा, अब वो दूर कहीं बैठकर आपके मोबाइल फोन और बैंक अकाउंट को निशाना बनाएगा। एनसीआरबी की इस रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2023 में हत्या के मामले 27,000 से ज्यादा थे, और इनमें 2022 के मुकाबले 2.8% की कमी आई। इसी तरह से रेप के मामले भी 29,000 से ज्यादा थे, जिसमें 5.9% की कमी आई। लूट के मामले भी अब 6.1% घटकर लगभग 26,500 रह गए हैं। इसका मतलब है कि हत्या, लूट और रेप के मामले घट रहे हैं, लेकिन साइबर क्राइम के मामले बढ़ रहे हैं। हम इतनी बात कर रहे हैं साइबर क्राइम के बारे में, अगर आप कभी साइबर क्राइम का शिकार हो जाएं, तो आप अपनी शिकायत कहां दर्ज करवाएंगे? उसी मोबाइल फोन से आप साइबर क्राइम हेल्पलाइन के इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, और यह नंबर आपकी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। यह नंबर है 1930। तो मैं आपको एक नंबर बता रहा हूं आज, 1930 आप याद कर लीजिए। यह हेल्पलाइन नंबर है। अगर आपको लगे कि आपके साथ कोई साइबर फ्रॉड हुआ है, तो आप 1930 नंबर पर यानी 1930 नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। अब आपको ऑस्ट्रेलिया में हुए एक स्कैम के बारे में बताते हैं, और यह स्कैम है सनस्क्रीन का स्कैम। अगर आप उन लोगों में से एक हैं जो अपनी त्वचा का बड़ा ख्याल रखते हैं, सूर्य की अल्ट्रा वायलेट रेज से बचने के लिए आप अक्सर सनस्क्रीन को अपने चेहरे पर लगाते हैं, ये सोचकर कि आप जब बाहर जाएंगे तो आप सनस्क्रीन लगाकर जा रहे हैं और सूर्य की जो अल्ट्रा वायलेट किरण हैं उससे आपका बचाव हो जाएगा। तो ये खबर आपके लिए है। सनस्क्रीन में SPF यानी सन प्रोटेक्शन फैक्टर होता है, जो हानिकारक UV रेज से आपकी स्किन की रक्षा करता है। इसीलिए डॉक्टर अक्सर आपसे कहते हैं कि जब भी आप बाहर जाएं तो सनस्क्रीन जरूर अपने चेहरे पर लगाकर जाएं, अपने स्किन पर लगाकर जाएं। लेकिन एक दिन अचानक अगर आपका डॉक्टर आपसे कहे कि आपकी सनस्क्रीन बेअसर है और आपको UV रेज की वजह से स्किन कैंसर हो गया है या हो सकता है, तो आपके दिमाग में पहला सवाल क्या आएगा? आप भी शायद यही सोचेंगे कि जरूर सनस्क्रीन बनाने वाली कंपनी ने आपके साथ धोखा किया है। आपकी जो सनस्क्रीन है वो काम नहीं कर रही, जो सालों से आपको UV रेज से बचाने का दावा करती रही, वो सनस्क्रीन असल में नकली निकली। अब ऑस्ट्रेलिया में यही सवाल राष्ट्रीय बहस बन चुका है। वहां सनस्क्रीन के बारे में एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। ऑस्ट्रेलिया की एक संस्था है जिसका नाम है चॉइस ऑस्ट्रेलिया। उसने वहां बाजार में बिकने वाली कई मशहूर और महंगी सनस्क्रीन क्रीम्स की जांच करवाई। इस जांच रिपोर्ट में 2 चौंकाने वाली बातें पता चली। पहला, जांच की गई 20 में से 16 सनस्क्रीन क्रीम्स मानकों पर खरी नहीं उतरी और अपने दावों पर वो फेल हो गई। और दूसरा, जिन कंपनियों ने 50+ SPF यानी 50+ सन प्रोटेक्शन फैक्टर का दावा किया था, उनका SPF सिर्फ 4+ निकला। यानी दावों और प्रोडक्ट में बहुत बड़ा अंतर था, 12 गुना का अंतर। जब जांच की गई तो उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के बाजारों में लंबे समय से बेची जा रही इन क्रीम्स की बिक्री पर रोक लगा दी गई। कई मशहूर और बड़े ब्रांड्स पर अब सवाल उठाए जा रहे हैं, जिनके विज्ञापन देख देख कर लोग इन सनस्क्रीन्स को खरीद रहे थे। हालांकि ऐसी कंपनियों ने इस जांच रिपोर्ट को खारिज किया है और कहा है कि यह जांच रिपोर्ट सही नहीं है।
दुनिया भर में सबसे ज्यादा स्किन कैंसर के जो मामले हैं वो ऑस्ट्रेलिया में ही पाए जाते हैं। इसका कोई आधिकारिक आंकड़ा तो नहीं है, लेकिन एक अनुमान के मुताबिक वहां हर 3 में से 2 लोगों को कभी ना कभी स्किन कैंसर का खतरा बना रहता है। ऑस्ट्रेलिया में हर साल लगभग 2000 लोगों की स्किन कैंसर से मौत हो जाती है और इसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया को हर साल हजारों करोड़ रुपए का नुकसान भी होता है। 90 के दशक में ऑस्ट्रेलिया के स्कूलों में नो हैट नो प्ले का नियम बहुत आम हो गया था। उस समय सनस्क्रीन के विज्ञापनों में यह चेतावनी दी जाती थी कि धूप से कैंसर हो सकता है और सनस्क्रीन ही इस कैंसर से आपको बचा सकती है। अब ये सारी बातें झूठ साबित हो रही हैं। पहली रिपोर्ट जारी होने के बाद अब ऑस्ट्रेलिया की सरकारी मेडिकल एजेंसी ने भी इसकी जांच शुरू कर दी है। अब तक 18 प्रोडक्ट्स को बाजार से हटा दिया गया है और 20 प्रोडक्ट्स के लिए चेतावनी जारी की गई है। यह सनस्क्रीन घोटाला वैसे तो ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, आपका इससे क्या लेना देना, लेकिन अब पूरी दुनिया के सन प्रोटेक्शन प्रोडक्ट्स की जांच की मांग हो रही है कि पूरी दुनिया में ही इनकी जांच होनी चाहिए। अगर यह घोटाला ऑस्ट्रेलिया में हो सकता है तो भारत में भी हो सकता है। भारत में भी सनस्क्रीन बेचने वाली कंपनियां यही दावा करती हैं कि उनकी जो क्रीम है वो यूवी रेस से आपकी रक्षा करती है। भारत में हर साल 4600 करोड़ रुपए से ज्यादा के सनस्क्रीन प्रोडक्ट्स बाजार में बिकते हैं और आप ही लोग खरीदते हैं इनको। यानी भारत में भी सनस्क्रीन इस्तेमाल करने का चलन अब बहुत ज्यादा हो चुका है। अब ऑस्ट्रेलिया की तरह भारत में भी इसकी जांच जरूरी हो गई है। आज हम ये कहना चाहेंगे सरकार से, ताकि ये पता चल सके कि हमारे देश में जो सनस्क्रीन बिक रही हैं कहीं वो भी आपके साथ धोखा तो नहीं कर रही। इसलिए इस प्रकार की जांच, हम तो कहते हैं कि सिर्फ सनस्क्रीन ही नहीं, जो बाकी के जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उनकी जांच भी सरकार को करवाते रहना चाहिए। आप भी सावधान रहिएगा और ये देखते रहिएगा कि कहीं बाजार में आपको भी इस तरह के नकली प्रोडक्ट्स तो नहीं बेचे जा रहे हैं। अब एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि अगर आपको किसी खराब प्रोडक्ट की शिकायत करनी है तो फिर आप ये शिकायत कहां कर सकते हैं। मान लीजिए आपको ये पता चला कि आपने जो सनस्क्रीन खरीदी है वो नकली है, वो काम नहीं कर रही, तो फिर आप क्या करेंगे? आपको उसकी शिकायत करनी चाहिए। कैसे करेंगे आपको बताता हूं ब्रेक के बाद। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। खेती में लगातार काम में भी आराम कौन दे सकता है? नया स्वराज। नया स्वराज मेरा स्वराज। हेलो जी, टाइम क्या हुआ है? टाइम हो गया सोना जीतने का, वो भी हर घंटे। और साथ ही मिलेंगे एश्योर्ड गिफ्ट्स भी विद फिलिप्स सोने पे सुहागा ऑफर। जब हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से, जय हो विजय हो, राग हो प्रभात हो, देश हो विदेश हो, जेके हो। Visit your nearest JK Tyre Steel Wheel store today. गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। हेलो जी, टाइम क्या हुआ है? टाइम हो गया सोना जीतने का, वो भी हर घंटे। और साथ ही मिलेंगे एश्योर्ड गिफ्ट्स भी विद फिलिप्स सोने पे सुहागा ऑफर। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। अगर आप बाजार से जब कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं और आपको लगता है कि आपके साथ धोखा हुआ है तो आप भी शिकायत कर सकते हैं। आप नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन के इस नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं और ये नंबर है 1915 यानी 1915। और आप इस नंबर पर SMS भी कर सकते हैं और ये नंबर भी मैं आपको बता देता हूँ, ये है 8800001915। कहते हैं ज़माने के साथ साथ हमारी बातें भी बदल जाती हैं। पहले हम चिट्ठियां लिखा करते थे, पत्र लिखा करते थे एक दूसरे को, कागज़ पर अपने दिल की भावनाओं को स्याही से व्यक्त करते थे। लेकिन अब दौर बदल गया है। आज सोशल मीडिया के ज़माने में ये चिट्ठियां कहीं खो गई हैं। क्या आप कभी चिट्ठियों को मिस करते हैं?
दिल की बात कहने की ज़रूरत आज भी कम नहीं हुई है। हम जानते हैं कि आप सभी अपने दिल की बात हमसे करना चाहते हैं, अपनी समस्याएं, कभी दिल की बात करना चाहते हैं, कभी अपना फीडबैक देना चाहते हैं। मुझसे कई बार लोग मिलते हैं और अपनी बातें शेयर करते हैं, लेकिन हमारे लिए भी ये संभव नहीं है कि सभी से ठीक से मिल सकें, सभी की बात सुन सकें। इसलिए मैं आप सभी की बातें सुनने का एक नया तरीका आज लेकर आया हूँ। इसका एक नया जरिया हमने ढूंढ लिया है, जहां आप मुझसे सीधा संपर्क कर सकते हैं, अपने दिल की बात, अपना फीडबैक, अपनी समस्याएं शेयर कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आज डिकोड के 100 एपिसोड पूरे हो रहे हैं और इसी खुशी में हम आपके लिए आज लेकर आए हैं डिकोड की डाक। आप सभी के लिए ये एक नया मंच है, जहां हम आपको पुराने ज़माने में लेकर जाना चाहते हैं। इसके माध्यम से आपको एक बार फिर से चिट्ठी लिखने का एक मौका मिलेगा। आपको याद होगा, कुछ वर्षों पहले तक दूरदर्शन के पास आपकी बहुत सारी चिट्ठियां आया करती थी और दूरदर्शन पर वो चिट्ठियां पढ़ी जाती थी, आपका फीडबैक देश तक पहुंचाया जाता था, जिसमें आप बताते थे कि आपको कौन सा कार्यक्रम अच्छा लगा, आप इसके बाद उन कार्यक्रमों में क्या सुधार चाहते हैं। तो इस मंच पर आप अपनी राय, अपनी भावनाएं, अपने अनुभव सब कुछ लिख सकते हैं। आप मुझसे वो सारे सवाल भी पूछ सकते हैं जो आपके दिल में हैं। यकीन मानिए, ये सिर्फ एक चिट्ठी नहीं होगी, ये होगी आपके दिल की आवाज़। तो ये पता आप नोट कर लीजिए, डिकोड की डाक है। अगर आप मेल करना चाहते हैं तो मेल है decode@esprit.co.in। थोड़ा सा समय आपको लगेगा, आप चाहें तो जल्दी से या तो अपने मोबाइल फ़ोन से फ़ोटो खींच लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और या फिर जल्दी से कागज़ और पेन से decode@esprit.co.in ये मेल आईडी आप नोट कर लीजिए। इसके अलावा अगर आप हमें चिट्ठी लिखना चाहते हैं अपने हाथ से, तो आप हमारा एड्रेस नोट कर लीजिए। डिकोड 10th फ्लोर, दूरदर्शन भवन, कोपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली 110001। आप स्क्रीन पर दिए गए इस पते पर हमें चिट्ठी लिख सकते हैं और मेल आईडी पर आप हमें मेल कर सकते हैं, और आपकी चिट्ठियों का, आपके दिल की बात का, आपकी डाक का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। अब एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद डिकोड जिंदगी में आपको दिखाएंगे आज का विचार। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। स्वराज ट्रैक्टर खुद को हमेशा फ्यूचर रेडी रखना चाहता है, ताकि वो खेती के चैलेंजेस का सामना कल भी कर सके। इसीलिए स्वराज ने एक फ्यूचरिस्टिक प्लांट बनाया है, जहां इसके प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से होती है। हर आने वाले कल के लिए तैयार है आज मेरा नया स्वराज। हेलो जीत, टाइम क्या हुआ है? टाइम हो गया सोना जीतने का, वो भी हर घंटे, और साथ ही मिलेंगे एश्योर्ड गिफ्ट्स भी विद फिलिप्स सोने पे सुहागा ऑफर। आयुष के पापा के लिए लाई थी ये, सिकुड़कर आयुष के नाक का हो गया है। हमारी खूबसूरत साड़ी का तो रंग ही उड़ा दिया। इसीलिए अपनाए सही डिटर्जेंट, 2 डाला का एडवांस फॉर्मूला, जो दे कपड़ों को नई चमक और साथ ही सिकुड़ने से बचाए, चले ज्यादा और पैसे बचाए। इसीलिए अब से जो धोए, इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। हेलो जीत, टाइम क्या हुआ है? टाइम हो गया सोना जीतने का, वो भी हर घंटे, और साथ ही मिलेंगे एश्योर्ड गिफ्ट्स भी विद फिलिप्स सोने पे सुहागा ऑफर। ये कड़े इम्तिहानों से नहीं डरता, इसे सालों का तजुर्बा है। इसलिए मैं भी सूर्या पाइप्स का फैन हूँ। देश की तरक्की के सच्चे साथी। सूर्या है तो भरोसा है। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर।
अरे जीत टाइम क्या हुआ है? टाइम हो गया सोना जीतने का, वो भी हर घंटे। और साथ ही मिलेंगे एश्योर्ड गिफ्ट्स भी विद फिलिप्स सोने पे सुहागा ऑफर। तो आज के लिए डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और दोस्ती हो, प्यार हो या परिवार हो, पासवर्ड सभी का एक ही है और वो है विश्वास। नमस्कार।